अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे प्रीवियस जो था वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स क्या है? जैसे नाम से जाहिर है, वेरिएबल फोर्स यानी चेंज होने वाली है। अब किस में चेंज आए? या तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या फिर दोनों में। ऐसी फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है हम उस पे बात करते हैं, फिर इस पे इसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स ना हो, मींस टू से इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन। इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन आर बोथ। अब बोथ में जारी बात है, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा वर्ड और डायरेक्शन भी आ जाए। ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो फिर वेरिएबल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो कि वेरी हो, जो चेंज हो, किसमें? मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर दोनों में हो जाए। ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर लें। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो ग्रेविटेशन लॉ में हम लोग, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में हम डिस्कस करते हैं कि वो जो फोर्स है यूनिवर्स में, हर पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। और जो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्स होता है। तो इसको हम किसी भी बॉडी पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि वो जो फोर्स एक्ट हो रही है किसी बॉडी पे, जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि रॉकेट ले लें, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, अगर वो जमीन से दूर जा रहा है तो उस पे फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। इवन कि अगर वो अर्थ की तरफ आ रही हो, यानी मोशन जो है, कोई भी चीज जो है वो अर्थ की तरफ मूव कर रही हो, टूवर्ड्स भी आ सकता है ना बट, उस सूरत में भी वेरिएबल फोर्स ही कहलाएगा। तो मतलब जब वो मूव करेगा अवे फ्रॉम अर्थ और मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, राइट, तो वो फोर्स वेरिएबल फोर्स ही कहलाएगी। क्यों भाई? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। अगर अवे जा रही है वो बॉडी जो है, वो डिस्टेंस जो बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर वो टूवर्ड्स की बात करेंगे तो जाहिर बात है डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है, जो अर्थ से दूर जा रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज अ वेरिएबल फोर्स के तौर पर एग्जर्ट होगी। ऐसे ही जो फोर्स एग्जर्ट होती है, स्प्रिंग एग्जर्ट करता है, उसको भी एज अ वेरिएबल फोर्स के तौर पे लेंगे। अब स्प्रिंग, मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग फोर्स जो है तो एज अ वेरिएबल फोर्स के तौर पे है। जब आप स्ट्रेच करते हैं किसी बॉडी को या कंप्रेस करते हैं जिसको स्प्रिंग वगैरह से अटैच किया हुआ है, जारी बात है वो फोर्स क्या होगी? वो वेरिएबल फोर्स होगी। चूंकि इसमें हुक्स लॉ हम अप्लाई करते हैं ना। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स जो अप्लाइड होगी, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, वो उस बॉडी की एक्सटेंशन के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। एक्सटेंशन यहाँ पे किस मीनिंग में आएगा? डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग में, या डिस्टेंस के मीनिंग में ना, या स्ट्रेच के मीनिंग में, राइट। तो ये फोर्स भी एज अ वेरिएबल फोर्स के तौर पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं पहले, हैं कि ये कोई बॉडी है जिसको अटैच किया हुआ है। किसके साथ अटैच किया हुआ है? स्प्रिंग के साथ। इसके एक एंड के साथ जो है वो ब्लॉक जो है उसको अटैच किया हुआ है, इस एंड के साथ, राइट। दूसरे एंड को आपने फिक्स जो है सपोर्ट के साथ, आप रिजिड सपोर्ट कह लें, उसके साथ अटैच किया हुआ, इसकी बात हो रही है, राइट। यानी इसके साथ आपने ये जो है एक एंड है स्प्रिंग का अटैच दूसरे के साथ, ये बॉक्स जो है ये ऐड किया हुआ है आपने, ठीक है। अब इसमें
आप गौर कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी पे तो फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हो रही है ना, नेट फोर्स जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट, तो दैट मीन टू से आप इस ये मूव करवाएगा तो ये स्ट्रेच में जाएगा या कंप्रेशन में जाएगा। तो इधर मान लीजिए हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे इस पॉइंट से, तो फिर स्प्रिंग ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, इतना था पहले यहाँ तक, तो ये स्ट्रेच हो गया, यहाँ तक हो गया, मतलब ये बॉक्स आगे मूव कर गया। तो फोर्स ऐसे स्ट्रेच की जाएगी, मतलब अलोंगेशन में आएगा ना। अलोंगेशन में इसकी जो है मोशन बता रही है कि ये मैक्सिमम है या इधर तक जाएगा। ठीक है, डायग्राम में देखें तो फिगर में। और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो बैकवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमेशा बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो ये एफ एस फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, ये साहिवाल बोर्ड में 2021 में। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स, गिव इट्स टू एग्जांपल्स। तो हमने इसको डिफाइन भी कर लिया है और इसके एग्जांपल्स पे भी बात कर ली, राइट। अब हम लोग कैलकुलेशन पे जाते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास ये पॉइंट करना है ए पॉइंट से, राइट। और एंडिंग पॉइंट अब कौन सा है, बी पॉइंट है। तो ए से बी तक आपने जाना है, ए से बी तक आपने पाथ ले लिया है। हम चाहते हैं कि वर्क डन को कैलकुलेट किया जाए, किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। और फोर्स यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स हम ले रहे हैं, राइट। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमने तो जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा वो फोर्स जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा जिसको हमने एफ डॉट डी लिखा, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली कांस्टेंट फोर्स की सूरत में लगता है ना। तो हमने फोर्स को यहाँ पे वेरिएबल बोला है, तो हमने फोर्स को कांस्टेंट करना है ताकि वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सके। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें बकायदा फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए इस पूरे पाथ को जो ए से बी तक है, ए से बी तक ये जो पाथ बनता है, हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्मॉल पैचेस का मतलब स्मॉल इंटरवल में ले हैं इसको, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा डी वन पहले का कह लें, फर्ज करें यहाँ पे फोर्स भी लग रही है, एफ वन फोर्स है। तो फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो वो इतना बनेगा बस। ठीक है, इसको डेल्टा डी वन का लें। फिर हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, और फोर्स जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स एफ टू का नाम दे दें। और इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ तक डेल्टा डी टू बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो फोर्स जो है हमारे पास, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स जो है वो एफ थ्री बनेगी। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ये वाला डेल्टा डी थ्री बनेगा। और इसी तरह से जो एंगल बनेगा वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं, फोर्स एफ वन और डिस्प्लेसमेंट डी डेल्टा डी वन में एंगल क्या बनेगा, तो ये एंगल बनेगा थीटा वन। एफ वन का डेल्टा डी वन के साथ एंगल क्या बनेगा, थीटा वन बनेगा। ऐसे ही एफ टू और डेल्टा डी टू में एंगल क्या बनेगा, डेल्टा थीटा टू बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एफ थ्री, ये फोर्स एफ थ्री है अगर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा डी थ्री कह लें। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम किसका नाम देंगे भाई, हम थीटा थ्री कहेंगे, राइट। इसी तरह से जो लास्ट में होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगी, फर्ज करें ये एफ एन है, मान लीजिए अगर ये एफ एन है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा डी एन है। तो एंगल क्या बनेगा इसके दरमियान, तो वो बनेगा थीटा एन। इस तरह से हम डायग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो हमने ऐसे किया, इतना स्मॉल पैचेस लिए कि जो फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, हम वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। होपफुली आपको इस डायग्राम की समझ आई होगी कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम पाथ लेंगे पार्टिकल का एक्स वाई प्लेन में, ए पॉइंट बी से, जैसे मैंने आपको भी समझाया। तो हम पाथ को एन शॉर्ट इंटरवल्स में, यानी जो पैचेस में जिनका डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली डेल्टा डी वन, दूसरे इंटरवल का डेल्टा डी टू, तीसरे का डेल्टा डी थ्री, एंड सो ऑन, और चलते जाए एंड पे आके डेल्टा डी एन आ जाएगा, राइट।
तो फोर्सेस भी इन इंटरवल में लगेंगे ना, उनको हमने F1 का नाम दिया, दूसरी फोर्स को F2 का नाम दिया, तीसरी को F3 का नाम दिया, और आखिरी को FN का नाम दिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फोर्स को फिर हमने क्या करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमने फोर्स को ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है फॉर ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास वर्क होगा डेल्टा W1, जो कि होगा F1 डेल्टा D1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम ओपन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे F1 मॉड, F1 मॉड, राइट, उसके साथ डेल्टा डी, डेल्टा D1 मॉड, और उसके बाद क्या, कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, और वो भी 1 आ जाएगा। आपको पता ऑलरेडी कि कंपोनेंट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, दैट विल गिव यू वर्क। यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आप वो हर स्टेप में भी ये आ जाएगा। दूसरे के लिए क्या आएगा, सारी बात है, वो F2 लिखा जाएगा मॉड में, यानी इधर मॉड आएगा ना पहले ऐसे, और वेक्टर की सिंबल आएगी इसके ऊपर इस तरह से। फिर ऐसे डेल्टा D2 जो है वो भी ऐसे लिखा जाएगा और वेक्टर की सिंबल इस पे आएगी। तो ये मैग्नीट्यूड बन गई। ठीक है, बाद में आप इसको बेशक जो है मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इस पे लिखा हुआ है ना, नो प्रॉब्लम, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए वर्क भी हो गया, सेकंड के लिए भी हो गया, थर्ड के लिए तो वो सिंपल वर्ड में F3 डॉट डेल्टा D3 होगा है। अब इनको ओपन करेंगे तो F3 मॉड आएगा, फिर डेल्टा D3 मॉड कॉज ऑफ थीटा 3 आ जाएगा, F1 कॉस थीटा 1 डेल्टा D1, दूसरे में F2 कॉस थीटा 2 इधर आएगा और डेल्टा D2 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगले में F3 कॉस थीटा 3 डेल्टा D3 एंड सो ऑन, और लास्ट में आके nth वाला आ जाएगा, राइट। आप थर्ड इंटरवल का जो मैंने अभी बोला था आपको, थर्ड इंटरवल का क्या आएगा, डेल्टा W3 जो कि F3 डॉट डेल्टा D3, फिर F3 मॉड, फिर डेल्टा D3 मॉड कॉस ऑफ थीटा 3 इधर आ जाएगा, राइट, एंड सो ऑन चलते जाए। और लास्ट में आके nth इंटरवल में क्या लिखा जाएगा, FN मॉड कॉस थीटा एन, फिर डेल्टा DN आ जाएगा, राइट। सभी को ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा ना A से B तक वर्क डन। तो फिर वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम A to B इज गिवन बाय फॉर्मूला। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। W बराबर या टोटल वर्क, वो डेल्टा W1, फिर डेल्टा W2, फिर सो ऑन 3, एंड लास्ट में आके डेल्टा WN आ जाए। इसके बाद ये है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज हैं डाटा W1 की, डाटा W2 की, सो ऑन है ना, वो वैल्यू पुट की हुई है। तो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है ना, इसमें प्लस लगा के यहाँ भी प्लस आएगा फिर ऐसे, ठीक है। अब ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये बन जाएगी इक्वेशन, हम यहाँ पहुंच गए। अब इसको आप समेशन की फॉर्म में, सिग्मा फॉर समेशन होता है ना, तो इसमें इस फॉर्म में, कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहाँ से शुरू किया, 1 से, तो आई वेरीज फ्रॉम 1, कहाँ तक गए, n तक। तो आप अपर में आप nth यहाँ पे मेंशन कर लें, तो ये टोटल वर्क डन आ गया, राइट। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, क्या ग्राफिकल मेथड से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैलकुलेट करना है वर्क डन को, तो प्लॉट करेंगे एफ कॉस थीटा है किसके वर्सेस, तो वो डी, यानी एफ कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। और डी जो अलोंग एक्स हॉरिजॉन्टल है, तो वो ये देख सकते हैं। तो ये ग्राफ के जरिए आप वो वर्क को निकाल सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा आपने, सिंपल इस पाथ को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब इसमें देखें जो फोर्स है, अब यहाँ अपने यहाँ से शुरू किया, इसको ए पॉइंट कह लें, इस पॉइंट को बी कह लें। करना क्या है आपने इसमें, इस पाथ को आपने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है, यानी आपने रेक्टेंगल्स में ले आए इसको। ये देखिए, ये स्मॉल पैच आ गया, रेक्टेंगल आ, जिसमें साइड जो है एक डेल्टा D1 है, दूसरी साइड जो है वो F1 कॉस थीटा 1 आ गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे बात करें थर्ड की, तो ये स्मॉल पैच में सारे पाथ को आप डिवाइड कर लेंगे, और आप
यहाँ पहुंचे। ऐसे ही आइथ, कोई कोई भी इंटरवल हो सकता है, आइथ वो ले लें, तो ये इसके लास्ट से आ जाएगा। चलते जाए एंड सो ऑन, और लास्ट में आके एफ एन के लास्ट से हो जाएगी टर्म जो हमारे पास आखिर में। तो ये छोटी रेक्टेंगल जो बन रही है। अब इन रेक्टेंगल्स का एरिया लेना तो आता है ना, कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विल गिव यू एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। यानी फिर डेल्टा D1 F1 cos थीटा 1 तो फर्स्ट रेक्टेंगल का आ जाएगा, फिर ऐसे ही डेल्टा D2 F2 cos थीटा 2 हमारे पास सेकंड का आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलते हैं और सारे का ऐड अप कर दें तो तमाम रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा असल में वो वर्ग को ही शो करेगा। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ड्यूरिंग द इंटरवल। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, सब एरियाज को आप ऐड अप कर दें, सम कर दें। मोर केयरफुल कैलकुलेशन में जाना, आप इसको और डेल्टा डी को इतना कम कर दें, इतना कम कर दें, इतना स्मॉल कर दें कि डेल्टा डी अप्रोच करे जीरो को, वेरी स्मॉल, राइट। नंबर इंटरवल सो स्मॉल, सब डिवाइड करें इसको कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो उसको इस केस में लिमिटिंग केस आ जाएगा ना, तो फिर हमारे पास लिमिट के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि डेल्टा डी इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर हमारे पास उस केस में ये लिमिटिंग केस आ जाएगा। और इसका मतलब कि इंतहाई शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लेना है, इतना कि वो अप्रोच करे जीरो को, तो उस सूरत में वर्क डन मोर एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली इफ वी सब डिवाइडेड, हम सब डिवाइड करें तो और डिवाइड करें डिस्टेंस को और लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स में ले जाएं, तो फिर पॉसिबल है डेल्टा टी प्रोसेस टू जीरो हो जाए, है ना। इस केस में हमारे पास वर्क डन जो होगा मोर एक्यूरेट आ जाएगा। और अब इसमें भी देखें आप, पूरा इसका जो पोर्शन है उसके एरिया को आपने रेक्टेंगल से बनाएंगे, सारा इसका एरिया जो है ना जितना भी इसके अंडर आ रहा है इसकी रेक्टेंगल्स बना के आप एरियाज को कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, और इसके अंदर जितना ये इसका बनेगा एरिया वो ही असल में वर्क डन होगा, राइट। अब इसमें वर्क डन करने का, वर्क डन जो है उसकी कैलकुलेशन शो की हुई है कि सारे का एरिया जो है रेक्टेंगल्स का कैलकुलेट करें, आप वर्क डन शो कर सकते हैं। ठीक है, आप वाज़ेह तौर पे देखते हैं सकते हैं रेक्टेंगल्स ही बनी हुई है, ए से बी तक हमने स्टार्ट किया था, हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो अब इसकी रेक्टेंगल्स बना लें और सभी का एरिया निकालें रेक्टेंगल्स का, इनको ऐड अप करें, यानी इनिशियल पॉइंट से, तो आर होगा डिस्टेंस इस तरफ होगा ना, ये डिस्टेंस जितना भी है, तो उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक उसकी लिमिट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इन सभी का एरिया जो फाइंड करें, और फोर्स अलोंग वाई एक्सेस नजर आ रहा है आपको, ये देखें इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अगर मैं स्किप कर दूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं आ गया, तो ये समय क्या दे रहा है आपको, ये आपको वर्क दे रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो जो एरिया ऑफ द कर्व अंडर द कर्व होगा ना, अंडर द पाथ होगा, वो समय वर्क को शो करेगा। तो होपफुली आप सबको समझ आई होगी आज का टॉपिक जो है जिसका नेम था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको अच्छे से कीजिएगा, होपफुली नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए और आसान हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।